हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, फॉर्मेलिटी ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी पूछता है कि फॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता। वो आपको बता दिया गया था, ठीक है ना, कि फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप क्या क्या पढ़े थे। फॉर्मेलिटी हम लोग पढ़े थे, फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग x/F/W इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना, या वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x/F/W वॉल्यूम ml इंटू 1000, ठीक है। वह x क्या था तो मास ऑफ सॉल्यूट, F/W फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, ठीक है। और लास्ट में मोल फ्रैक्शन पढ़े थे हम लोग। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए डिवाइड बाय टोटल। टोटल का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसी तरह एक्स भी चाहिए तो क्या लिखेंगे, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था और असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन सब था, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन जो लास्ट क्लास आपको होमवर्क भी दिए थे हम, ठीक है ना। आपने कुछ लोगों तो बना ली, अच्छी बात है। 9.8 आंसर आएगा जो आपको होमवर्क दिया गया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो भी ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आता हो, ठीक है ना, 9.8 आंसर आएगा, ठीक है। खैर आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। आपको हम 3 मेथड बताने का, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं उसको, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन सब जो हम लोग सॉल्यूशन का मेन टॉपिक में जब पहुंचेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन सब आएगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। 3 तरीके से बना के दिखाएंगे आपको, तीनों जगह से एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे। देखिए क्या क्या गिवन था। ए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2 0.85 दिया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, ये पहला मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा था 0.85। हम लोग को निकालना क्या था, मोलालिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। ये मोलालिटी हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है ना, स्मॉल है। तो देखिए लास्ट क्लास आपको बताए थे कि XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है, कंपोनेंट A कंपोनेंट B का, इन दोनों का समेशन 1 के बराबर होता है। आप चाहिए तो यहाँ पे ए भी मान सकते हैं, खैर वो डायरेक्ट वाटर लिख ली है, ठीक है ना। तो वाटर का इतना है, और दूसरा जो सॉल्यूट हम लोग के पास है, जो सॉल्वेंट का 0.85 है, सॉल्यूट का कितना, H2SO4 का कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का समेशन 1 के बराबर होता है। तो 1 में से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस कीजिएगा, 1 माइनस 0.85 कितना आएगा, 0.15, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए मोल फ्रैक्शन निकल गया हम लोग के पास, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो मोल फ्रैक्शन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए फॉर्मूला था कि हम लोग पास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए डिवाइड बाय टोटल। टोटल का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर ये एक्स होता है, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी होता, या ये एक्स भी होता तो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी होता, ठीक है ना। तो खैर तो एजम्पशन पर डिपेंड करता है, आप जिसको भी ए बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। खैर हम लोग माने नहीं है तो डायरेक्ट उस कंपोनेंट का नाम ही लिख लिया, H2SO4 वाटर। देखिए H2SO4 का मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट कर चुके 0.15। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 भी नहीं मालूम है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं मालूम हम लोग को, और वाटर क्या, सॉल्वेंट है। अब आइए यहाँ पर देखिए मोलालिटी हम लोग को निकालना। मोलालिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग, थोड़ा याद हो आपको। डिफिनेशन ये था कि जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या कर लेना, लेट कर ले, लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन, H2, कितना, 1 kg या 1000 ग्राम लेना, ठीक है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1000 ग्राम मास है और मोलर मास वाटर का होता कितना 18 है ना, 16 और 2 18 हो, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 55.55 मोल आएगा। इसको लगे यहाँ पुट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ डाउट भी हो सकता है आपको, 1 kg ही क्यों ले, तो आप तो एक तो डेफिनेशन का यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं आपकी मर्जी आप 1 ग्राम ले लीजिए, 2 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ले लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 kg इसलिए ले ली है ना कि वो डेफिनेशन भी था मोलालिटी की, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ताकि हम लोग को बाद में जो कैलकुलेशन में थोड़ा ना आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। 1 kg लेने से डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ भी ले ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो रटना नहीं है बैठ के 1 kg लेना, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पर कोई मास, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू 0.15, ठीक है ना, प्लस 55.55 इंटू 0.15, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 को इस साइड ले आइए आप, दोनों कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन निकाल लीजिए आप, 1 माइनस 0.15 बचेगा ना, ये समझेगा नहीं। इधर लाकर डायरेक्ट कॉमन निकाल लिए हम लोग, ठीक है। राइट साइड क्या बचेगा 55.55 इंटू 0.15, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 55.55 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.15 कितना बचेगा 0.85, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 9.8 मोल आ जाएगा आपके पास। अब सॉल्व कर देख लीजिएगा, ठीक है ना, लिख लीजिए पहले यहाँ तक आप। ठीक है, देखिए हम लोग के पास ना अभी मोल निकल के आया है, ठीक है ना। हम लोग को चाहिए क्या, मोलालिटी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नाउ मोलालिटी इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे क्या हम लोग, x/w इंटू वाई ग्राम या 1000 में ले लीजिए, ठीक है ना, केजी में ही ले लीजिए क्योंकि हम लोग केजी में मान लिया थे, ठीक है ना। ये x/w नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ, यही H2SO4 ही सॉल्यूट है हम लोग का, और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 9.8, और मान लो सॉल्वेंट केजी में कितना है 1, इसलिए 1 लिया गया था। अगर आप 1 नहीं लेते, कुछ भी ले लेते, ठीक है ना, तो उससे होता क्या कि यहाँ भी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता फिर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच गए हम लोग, यही हम लोग के पास आंसर है, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। सेकंड मेथड आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड थर्ड इससे थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, थर्ड इससे भी छोटा होगा। देखिए सेकंड मेथड गिवन क्या क्या था आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना 0.85, ठीक है। और निकालना क्या हम लोगों को भाई, मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, स्मॉल एम फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालिए, फिर वही 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ठीक है। यहाँ तक तो खैर पीछे वाला ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हम लोग को पता चल गया, सॉल्यूट का 0.15 और सॉल्वेंट का 0.85, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आप
लेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल ऐड का नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जो है H2SO4 का 0.15 आएगा। समझे कि नहीं बात? जैसे मान लीजिए ये आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे H2SO4 का, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लिया हम लोग। मोल फ्रैक्शन हम लोग पास कितना है 0.15। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 0.15 ही आएगा, क्लियर बात, ठीक है ना। इसलिए 1 मान लिया हम लोग। तो देखिए, तो 0.15 हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को H2O कितना होगा 0.85 मोल, क्लियर है, ठीक है। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स 0.85, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ये, ठीक है। इसी को हम लोग Y से डिनोट करते थे। और नीचे क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके 0.85। ये मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को Y चाहिए, ठीक है ना। और मोलर मास वाटर कितना 18। तो Y इक्वल टू 0.85 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 85 में कितना होता है 170 है ना। 18 16 170 170 1700 17 1530 1530 को डिवाइड करें 100 से 15.3, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आया हम लोग के पास मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। देख लीजिएगा, शायद इतना ही आ रहा है 90 18 18 50 170 होगा 1700 और 1730 1530, ठीक है ना। 170 माइनस, ठीक है। अब देखिए, नो दैट, ठीक है। मोलालिटी बराबर क्या पर हम लोग x/w इंटू वाई ग्राम इंटू 1000, ये ना। x/w नंबर ऑफ मोल्स है किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.15, ठीक है। ये 0.15 पुट कर दीजिए, क्लियर है। अब वाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना 15.3, ठीक है। और इस फॉर्मूले का 1000, ठीक है ना। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, वापस से 9.8 आएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। इसका यूज़ करेंगे हम लोग जब हम लोग सोल्यूशन के मेन टॉपिक में पहुँचेंगे तो यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये सेकेंड मेथड था, लिख लीजिए इसको। देखिए थर्ड मेथड, देखिए सेम क्वेश्चन को थर्ड मेथड तीसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तीसरा मेथड और भी छोटा, ठीक है ना इससे, ठीक है। थर्ड मेथड, ठीक है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना 0.85 है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट H2SO4 कितना 0.15, ठीक है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये मोलालिटी इक्वल टू होता है 1000 डिवाइड बाई W। W क्या, तो मोलर मास। किसका चाहिए मोलर मास हम लोग को, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर
उसके बाद ये मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका, सोल्यूट का, इनटू मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। ये मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच का रिलेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डेटा पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर है देखिए कैसे। 1000 तो खैर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। 18 सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट कौन हम लोग का था, वाटर। वाटर का मोलर मास कितना, 18 है ना। अब देखिए सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.15, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.85। इसको सॉल्व कर लीजिए, वापस से 9.8 आएगा मोल पर केजी या स्मॉल, ठीक है। तो तीन तरीका है मोल फ्रैक्शन मोलालिटी के हेल्प से मोल निकालने का। तो मोलालिटी से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से आप मोलालिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए आप, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने आपको बहुत काम आएगा यहाँ से, ठीक है। लिख लीजिए आप। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीनों मेथड से आप चाहिए तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है ना। और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक मेथड तो आपको जरूर आए, ठीक है ना। लिखिएगा, लिखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट in benzene solvent, the mole fraction of a solute in benzene solvent is 0.2. In benzene solvent is 0.2. The mole fraction of a solute in benzene solvent is 0.2. The molality of solution is, the molality of solution is, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आंसर आता है। अब जैसे चाहिए सॉल्व कर लीजिए, जिस भी मेथड से आप चाहिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, और सॉल्यूशन चैप्टर का ये आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, और सबसे ज़्यादा यूज मोल फ्रैक्शन होगा। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। ये तीन चीज़, और उधर से एक फिजिकल यूनिट में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज अमाउंट, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन का भी थोड़ा सा यूज़ है, लेकिन बहुत रेयर आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 4 टॉपिक का तो बिल्कुल यूज़ आने वाला है बस। आपका इन चारों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन निकालने में कभी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक का ही है, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी। ठीक है, खैर ऐसे तो सोल्यूशन चैप्टर में यूज़ नहीं है इसका, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको तो यूज़ करेंगे भी हम, और क्वेश्चन ही पूछ रखा है, असाइनमेंट के अंदर है, ठीक है ना। टेस्ट वगैरह में भी आ सकता है क्वेश्चन इससे आपसे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। हटा इसको, लिखिए नॉर्मेलिटी लिखिएगा। देखिए द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, the number of gram equivalent weight of solute present in, the number of gram equivalent weight of solute present in 1 liter of solution, the number of gram equivalent weight of solute present in 1 liter of solution is known as a normality of solution, is known as normality of solution. Similarly, the number of gram equivalent weight of solute present in 1 liter of solution is known as normality of solution. It is denoted by capital N. ठीक है, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
नॉर्मलिटी को हम लोग ना मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप। देखिए नॉर्मलिटी लिखता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। कहाँ पे कहाँ मौजूद होगा, तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितना भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मौजूद होगा, इसी को रिप्रेजेंट करने को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या, पहले देख लीजिए इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को x/W से शो करते हैं, उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट वेट को x/E से डिनोट करते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स x/W, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना। यहाँ शो करते हैं x/E से ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, x मास ऑफ सॉल्यूट है वही पहले जैसा, ठीक है ना, और E इक्विवेलेंट वेट है। अभी बताएंगे कैसे निकलता है। खैर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे हम लोग, लीटर में। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा हम लोग पास x/E इंटू V लीटर, ठीक है ना, या फिर x/E वॉल्यूम ml इंटू 1000। अगर वॉल्यूम हम लोग का मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 आ जाएगा, मिलीलीटर को डिवाइड करेंगे 1000 चला जाएगा हम लोग का ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे मोलारिटी में x/W इंटू V था, यहाँ पर x/E इंटू V है। ठीक है, अब देखिए भैया x क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किसमें, लीटर के अंदर। ठीक है, लिख लीजिए पहले आप इसको। देखिए बात करें यूनिट की हम लोग, ठीक है ना। यूनिट क्या होगा, तो x/E जो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना, और V वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को शॉर्ट में EQUI लिखते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, या फिर हम लोग N लिख सकते हैं सिंपली, कैपिटल N। जैसे मोलारिटी में था यूनिट मोल पर लीटर, मोलारिटी पर हम लोग मोल पर केजी, ठीक है। इसी तरह नॉर्मलिटी में हम लोग पास यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या कैपिटल N लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, लिख लीजिए आप। अब देखिए ये नॉर्मलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे इससे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन था, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़े हम लोग, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़े हम लोग, ठीक है ना। और ये नॉर्मलिटी, ये भी नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, आप नोट करके लिख लीजिए, नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, तो नॉर्मलिटी इन्वर्सली होता है टेम्परेचर के। जैसे मोलारिटी था, मोलारिटी में ही आपको बता दिए थे हम, ठीक है ना। जैसे फॉर्मेलिटी था, एग्जैक्टली सेम नॉर्मलिटी भी इन्वर्सली होता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करा दिए तो नॉर्मलिटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, दोनों इन्वर्सली एक दूसरे के। ठीक है, तो खैर आप इतना याद रखिए कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कैसे डिपेंड करता है। तीनों मोलारिटी, फॉर्मेलिटी और ये नॉर्मलिटी, ये तीनों टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दो था मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, खैर यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट है x, ठीक है ना। ये वॉल्यूम आपको दे देगा लीटर में या फिर मिलीलीटर में, जिसमें भी दे, ठीक है ना। सारा खेल किसका, इक्विवेलेंट वेट का। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस में। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है ना। वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी आएगा ये इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से यहीं सीख लीजिए ताकि फिर वहाँ हमको फिर सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे आपको 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है ना, वापस से पढ़ाया जा रहा है आपको। रेडॉक्स में भी था। तो पहले हम लोग ना इक्विवेलेंट वेट सीखेंगे, फिर वापस हम लोग आएंगे नॉर्मलिटी पे, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट सीख ले, इक्विवेलेंट वेट सीख जाए तो नॉर्मलिटी सीखना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट वेट निकालने आ गया, पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, नॉर्मलिटी का आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना।
सबसे पहले हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंट वेट। इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? एटॉमिक मास या फिर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर क्या क्या है? देखिए एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है। एन फैक्टर वैलेंसी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर एन फैक्टर नेट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर एन फैक्टर नेट नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है ना, या फिर एन फैक्टर कंपाउंड की एसिडिटी हो सकता है, या फिर एन फैक्टर किसी भी कंपाउंड का बेसिसिटी हो सकता है, या फिर एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। ये सब इतना कुछ एन फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना, या तो वैलेंसी हो सकता है, या फिर नेट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर नेट नेगेटिव चार्ज होता है, कंपाउंड की एसिडिटी हो सकती है, कंपाउंड की बेसिसिटी हो सकती है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर लॉस या फिर गेन किया, ये हो सकता है एन फैक्टर, ठीक है ना। ये ऑलरेडी क्लास रेडॉक्स में हम लोग बताए भी थे, ठीक है ना। खैर यहाँ भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। पहले लिख लीजिए इसको आप। देखिए एक एक करके मैं सब आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला याद रखिए। एटॉमिक मास या फिर एटम के केस में एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूलर केस में मोलर मास लेंगे, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर मास लेंगे, उसको एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। एन फैक्टर अगर निकालने अगर आपको आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मसला ही सॉल्व, ठीक है। देखिएगा मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह का कि फाइंड ई ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है ना, इसी को इतना ही, ठीक है ना। देखिए कैसे इनफैक्ट इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम चाहिए, सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23। सबसे पहला जो एन फैक्टर था वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी 1 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, 23। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 24, एटॉमिक मास 24, वैलेंसी कितना 2, डिवाइड कर लिए कितना आएगा। वैलेंसी क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, 8 क्लास 9 क्लास में सब पढ़े होंगे वैलेंसी। फिर कोई दिक्कत नहीं, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं किया, एटॉमिक नंबर 11 है 281, ये 1 इसकी वैलेंसी। मेटल केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही इसकी वैलेंसी भी है, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है ना, एटॉमिक मास कितना 27 और वैलेंसी कितना आएगा 3, है ना, 13 होता है एटॉमिक नंबर, 283, 3 से डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 9, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5, ठीक है ना। रही बात एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर वैलेंसी से कितना 1, ये 1 कैसे, तो 17 287 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से माइनस कर दिया करता है, ठीक है ना, वैलेंसी के लिए, क्योंकि नॉन मेटल इस वजह से, ठीक है। सब बचपन में आप पढ़े होंगे सब, ठीक है ना। खैर ये सब आसान है, लिख लीजिए पहले आप। अब देखिए मॉलिक्यूल का हम लोग ना, किसी मॉलिक्यूल का इनफैक्टर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए NaOH है, ठीक है ना, HNO3 है, H2SO4 है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोगों को। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूल का कैसे, जैसे मोलर मास लेंगे या मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है ना। तो
सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 16 39 प्लस 140 है ना। एन फैक्टर निकालेंगे कैसे, देखिए एन जो क्या कीजिए आप आयनाइज कर दीजिए, केस में टूटेगा ये Na प्लस और OH माइनस। वैलेंसी फैक्टर के बाद हमारे पास क्या था, नेट पॉजिटिव चार्ज या फिर नेट नेगेटिव चार्ज। तो या तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले से या फिर नेगेटिव चार्ज वाले से हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, साइन से नहीं, ठीक है ना। हम लोग को साइन से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड कितना था 1 से डिवाइड कर दिए 40 ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकाल रहे हम लोग, मोलर मास कितना 63 आएगा इसका। अब जोड़ लीजिए, ठीक है ना। एटॉमिक मास आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन 14 है, ठीक है ना। 14 प्लस 1 15 होगा और 16 इंटू 3 48, 48 है 15 63, ठीक है ना। अब इसको आयनाइज कर लीजिए HNO3 को, आयनाइज कीजिए तो क्या बनेगा H प्लस NO3 माइनस, वापस से एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। 63 ही रहेगा आंसर, ठीक है। जैसे H2SO4 का निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, मोलर मास कितना 98 आएगा, कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी था, ठीक है ना। देखिए 98 आएगा, ठीक है। रही बात एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर के लिए क्या करें, इसको आयनाइज करिए 2H प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है ना। तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, आप 2 से डिवाइड करिए इसको। मैग्नीट्यूड से हम लोग को मतलब है, ठीक है ना, कितना 40, ठीक है। लिख लीजिए बेटा इसको। देखिए अच्छा, कितने बच्चों को इशू ये आता है, प्रॉब्लम ये होता है कि सर ब्रेक कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है ऐसा इशू, ठीक है ना। कैसे ब्रेक कर रहे हैं आप, तोड़ कैसे दे रहे हैं। देखिए तोड़ने का बहुत आसान तरीका, ठीक है ना। आप देख लीजिए कैसे ब्रेक करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप L2SO4 होल 3 का उसको ब्रेक करना है, क्योंकि मोलर मास तो आप खैर निकाल लीजिए, आपको एटॉमिक मास याद है तो सॉल्व जो ऐड कर लीजिए निकल जाएगा आपका। ब्रेक कैसे करना है ना, इसके लिए या तो आपको उस रेडिकल का चार्ज मालूम होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। या नहीं तो फिर ये ट्रिक आया आपको, देखिए कैसे। ये 2 बगल में लगाइए एल्युमिनियम के, ठीक है ना। कितना सल्फेट SO4 रेडिकल है, ठीक है ना, कितना 3 पॉजिटिव पे दे दीजिए, ठीक है। 3 सल्फेट है, 3 आगे लगाइए SO4 के, और कितना एल्युमिनियम 2 माइनस। चार्ज को इंटरचेंज कर देना, नंबर्स को चार्ज के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए Al2O3 है, ठीक है। 2 बगल में लिखिए 2 एल्युमिनियम होगा और 3 बगल में लिखिए 3 ऑक्सीजन, ऐसा है ना। तो ऑक्सीजन कितना 3, तो इस पर 3 पॉजिटिव लिखिए, एल्युमिनियम कितना 2, इस पर 2 माइनस लिखिए ऑक्सीजन। अभी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले तोड़ दिए H2SO4, है ना। ये SO4 पूरा एक रेडिकल है, पूरा एक यूनिट है सल्फेट SO4 2 माइनस। 9th क्लास में पढ़े होंगे आप इस तरह का चीज़ सब, जैसे NO प्लस है SO4 2 माइनस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फार्मूला बनाया करते थे। इसका चार्ज इस पर, इसका चार्ज इस पर, तो हम लोग सिंपली इसको लिख देते थे Na2 SO4 1 डिनोट कर नहीं करते थे हम लोग, है ना। 9th में पढ़े होंगे आप सब चीज़। यहाँ भी वैसे पूरा सल्फेट एक यूनिट है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ब्रेक कीजिए। 2H लगा दीजिए 2 बगल में, ठीक है ना। कितना SO4 1, तो 1 प्लस दीजिए इसको, ठीक है। फिर प्लस, ये पूरा SO4 एक यूनिट है, एक साथ रहेगा, ठीक है, रेडिकल है। और कितना H 2, ठीक है। नहीं तो कुछ रेडिकल्स को आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो कुछ रेडिकल्स आपको याद करना पड़ेगा। जैसे SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस CO3 2 माइनस HCO3 बाई कार्बोनेट है, ठीक है ना। 2 माइनस पर मैग्नेट आयन, MnO4 माइनस मैग्नेट आयन MnO4 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन, ठीक है ना। CrO3 CrO4, ठीक है ना। 2 माइनस
तो आपको ये रेडिकल्स ना, कुछ रेडिकल्स याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे माइनस, ठीक है ना। ये सब कुछ रेडिकल्स सब है जो बचपन में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम क्रॉस करने वाला या कुछ रेडिकल नहीं मालूम तो फिर तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है कुछ बच्चों को, ठीक है ना। तो आप ये लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा ये, ठीक है ना। और नाइट्रेट है, और भी बहुत सारा है, नाइट्रेट है, NO3 माइनस है, ठीक है ना, नाइट्राइट है, NO2 माइनस है, सब कुछ रेडिकल सब है जो आपको घूम घूम के आता रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है ना। ये सब कुछ ऐसा कंपाउंड था ना जो 100% जो है ना ये सब आयनाइज हो जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन फैक्टर हम लोग निकाल ले रहे थे। कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल्स है ना जिसमें जो वीक एसिड सब है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एन फैक्टर निकालें, ये सब कंपाउंड S3PO4 है, S3PO3 है, ये सब S3PO2 है, ठीक है। फॉस्फोरस का एसिड सब है ये। यहाँ हम लोग एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग S3PO4 का निकाल रहे हैं, ठीक है। खैर यहाँ जो है ना अगर आप देखिएगा तो 3 हाइड्रोजन है। अगर आपको लगेगा कि चलो एन फैक्टर 3 आएगा, यहाँ आ भी जाएगा एन फैक्टर 3, ठीक है ना। यहाँ 3 है लेकिन एन फैक्टर यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ हाइड्रोजन 3 है लेकिन एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है क्या कि 100% आयनाइज नहीं होगा तो एक्चुअल चार्ज पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ तो करना क्या पड़ेगा हमको, देखिए पहले तो आप मोलर मास निकाल लीजिए इसका 31, ठीक है ना, 34 64 है, 4 98, ठीक है, ठीक है ना। 31 इसका 3 34 होगा तो 64 64 64 34 98, ठीक है। इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग में आपको इस सबका स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है ना। तो करना क्या है कि जो फॉस्फोरस सेंटर एटम है ना, इस सेंटर एटम से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, बाकी 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा इस तरह से, ठीक है। और कितना OH 4 सॉरी 3 OH, जितना नंबर ऑफ OH बॉन्ड होगा ना यही इसका बेसिसिटी कहलाता है, ठीक है ना। खैर तो वहां पर हम लोग पढ़ते थे जो स्ट्रक्चर था हम लोग के पास ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में बनाया करते थे, है ना, इस तरह से। नंबर ऑफ OH बॉन्ड जितना होगा यही इसका बेसिसिटी होगा, और जितना बेसिसिटी होगा यही इसका एन फैक्टर होगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे कीजिए, आप यही स्ट्रक्चर बनाइए वापस से, ठीक है ना। आपको ट्रिक भी बताया था कि जब भी देखिए सेंट्रल एटम जब भी फॉस्फोरस होगा हमेशा एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से अटैच, बाकी सबको आप सिंगल अटैच कर दीजिए आप, ठीक है ना। जैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर एन फैक्टर 2 आएगा, यहाँ एन फैक्टर 1 आएगा। आप मोलर मास निकाल रहे हैं, यहाँ 2 से यहाँ 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। जो आएगा वो आंसर हम लोग का, ठीक है। और बना के भेज भी दीजिएगा आप मुझे आप, ठीक है ना। लिख लीजिए आप। हटा दे, देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इन सबका इक्विवेलेंट वेट निकाल के आप सेंड कर देंगे मुझे आप, ठीक है ना। देखिए और नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी एक बना के बता देंगे, देख लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, फाइंड E ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोग, ठीक है ना। देखिए किसका किसका निकालना है आपको, देखिए ये Na2CO3, ठीक है, K2SO4, NaHCO3, MgOH2, ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल, CH3
होल टू डॉट 2s2, ठीक है ना। और निकालना है किसका, K2SO4 डॉट L2SO4 3.24s2, ठीक है। इन सब का ना इक्विवेलेंट वेट निकाल के भेज दीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए पहले आप। देखिए नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए a solution has been prepared by dissolving by dissolving 0.49 gram of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, 0.49 ग्राम of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड in 100 milliliter of solution, calculate the normality of solution, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे आप समझ नहीं पाते, ठीक है ना। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, ये मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है आपको, ठीक है ना, 0.49 ग्राम, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है कितना, 100 ml, ठीक है। सोल्यूट कौन है, H2SO4, इसका हम लोग को चाहिए इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना, E। अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, मोलर मास 98 आएगा, इक्विवेलेंट एन फैक्टर कितना 2, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले निकालना था हम लोग 49 आएगा, ठीक। चाहिए हम लोग क्या, नॉर्मलिटी। तो हम लोग नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। नॉर्मलिटी बराबर क्या पर है, x बाई इंटू वॉल्यूम इन मीटर इंटू 1000, है ना। ये 0.49 ग्राम है, ये इक्विवेलेंट वेट 49 है, ये वॉल्यूम 100 है, फॉर्मूले का 1000, ठीक है। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 100 आएगा, 49 से 49 साइन हटा, ठीक है। दिस सॉरी 3 ही 0 है ना, मुझे लगा 4 0, ठीक है। 1 0 बचेगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी बराबर 1/10 है ना, कितना आएगा 0.1, ठीक है ना। 1/10 या फिर अब डिवाइड कर लीजिए 0.1 नॉर्मल हो जाएगा। खैर सिंपल सा है, जस्ट लाइक मोलारिटी की तरह ही है, ठीक है ना। बस एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर आपको करना पड़ रहा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ रहा है आपको। एन फैक्टर एनी हाउ आना चाहिए। अगर आपको नॉर्मलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एन फैक्टर आना चाहिए निकालने के लिए, बिना एन फैक्टर के नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए दे दिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मोलारिटी को डायरेक्ट नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी को डायरेक्ट आप मोलारिटी में चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए आप। लिखिए, a solution has been prepared by dissolving a solution has been prepared by dissolving 1.26 gram 1.26 gram of oxalic acid। ये फॉर्मूला ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, COOH(2)2s2। ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल है एक्चुअली, ठीक है ना। सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड in 500 milliliter of solution,
कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 होगा, बना लीजिएगा आप। 7 तक तो आप पहले बना चुके, जो लोग नहीं बनाए 7 तक पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद 8 बनाइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये सब इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करके आप भेज देंगे मुझे आप, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होमवर्क बना नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी सारा होमवर्क कंप्लीट करके आप दिखा दीजिए, ठीक है। जितना अपडेट रहेगा उतनी जल्दी बात समझ में आएगी आपको। आप छोड़ते रहेंगे, ठीक है, आज 2 क्वेश्चन मिला है, कल बना लेंगे, फिर कल बना लेंगे, तो 2 करते करते एक प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि अभी तो खैर सिलेबस स्टार्ट हुआ है, पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो खैर लेज़ी नहीं बनिए, ठीक है ना। थोड़ा वर्क कीजिए, तो जल्दी जल्दी पढ़िएगा, ठीक है ना, और अपडेट रहिए, टीचर के साथ साथ चलिए। जो भी आपको जिस दिन भी होमवर्क मिल रहा है बना के भेज दिया कीजिए आप, ठीक है ना। आज ठीक है, बना लीजिएगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद, ठीक है, महीने दिन बाद भी बना लीजिएगा, लेकिन जो रिदम अभी आप साथ साथ चलने में बाद में फिर नहीं आएगा फोकस, ठीक है। कोशिश कीजिए सबको अपडेट करके भेज दें, ठीक है ना। थैंक यू।